दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी इसके अध्याय 127 और खंड 4 में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। तो पिछले भाग में ऐसा हुआ था कि जब चंपारण में बापू गए थे, तो जब वो एक पीड़ित किसान से मिलने जा रहे थे, तो उसी समय सरकारी आदमी आता है एक, और उनको अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको कमिश्नर का एक नोटिस देता है और जिसमें लिखा रहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। तो इसका उन्होंने लिखकर उत्तर दिया कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसानों ने यहाँ बुलाया है, उनके आग्रह पर मैं आया हूँ यहाँ, और जब तक मैं उनकी समस्या को जान नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो फिर इसके बाद उन्हें समन्स इशू किए गए। समन्स इशू किए गए और कोर्ट में फिर मुकदमा चला। लेकिन उसके पहले जब वो समन्स देने आए थे, उसके पहले के दिन, और जब उन्होंने वो जन समर्थन देखा, जो अपार भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उससे सरकार घबरा गई थी, वकील घबरा गए थे, मजिस्ट्रेट घबरा गए थे और कमिश्नर भी घबरा गया था। और वकील ऐसा कह रहे थे कि इस मुकदमे को आगे के लिए ढकेल दिया जाए। लेकिन बापू ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि मैंने सरकार के हर नोटिस को स्वीकार किया और मेरा सरकार से कोई विरोध नहीं है, मुझे सरकार का विरोध नहीं करना है, लेकिन जो किसानों की परिस्थिति है उनको मैं जानने के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ कोई किसी प्रकार की हिंसा या रक्तपात नहीं फैलाना चाहता। तो मुझे आप, मेरा निवेदन है, मुझे आप कुछ बोलने, मुझे अपना निवेदन पढ़ने की अनुमति दें। और फिर उन्होंने अपना निवेदन पढ़ा और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं खुद होकर यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं ये जो मैंने सरकारी जो हुक्म था उसको मैंने उसका भंग किया है, तो मैंने वो गुनाह किया है और मैं उसकी सज़ा मुझे दी जाए उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से खुद होकर नहीं जाऊँगा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा मैं खुद होकर नहीं जाऊँगा। यदि आप मुझे अपने तरीके से यहाँ से भिजवाना चाहते हैं तो वो आपका प्रश्न है। तो इस तरह से उन्होंने जब कहा तो फिर के जो मुकदमा था उस दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया, मुलतवी कर दिया गया अगले दिन के लिए, सज़ा का फैसला सुनाने के लिए। अगले दिन जब सज़ा सुनने के लिए बापू गए अदालत में, तो वहाँ कमिश्नर का संदेशा आया और वो संदेशा ऐसा था कि सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया है और आप अपना काम कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ सरकारी मदद चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मदद मांग सकते हैं, अमलदारों से मदद ले सकते हैं। और इस तरह ये उसका हुआ। और उसमें ये बापू लिखते हैं कि इतनी जल्दी इतना शुभ परिणाम आएगा इसकी मुझे आशा नहीं थी। और फिर आगे फिर वहाँ काम शुरू किया उन्होंने, किसानों की जो शिकायतें थी वो लिखने का काम शुरू हुआ और वो काम के बारे में उन्होंने लिखा है कैसे कैसे काम किया। एक नया घर लेना पड़ा, क्योंकि गोरख बाबू के घर में अगर करते तो उनको बाहर जाना पड़ता था। तो इस तरह की बातें पिछले अध्याय में उन्होंने लिखी हैं। अब ये आगे के अध्याय में उन्होंने अपने इस काम में उनके चंपारण के आंदोलन में उनके सहयोगी कौन कौन थे इसके बारे में लिखा है। मेरे सहयोगी ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू एक अद्वितीय मित्र थे।
मुझे एक भी कदम उनके बिना उठाते नहीं आता था। इतना उनके प्रेम ने मुझे अपंग बना दिया था। उनके शिष्य कहें या मित्र, ऐसे शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरती बाबू और रामनवमी बाबू, ये लोग वकील थे और मेरे साथ रहते थे। इनका काम किसानों की शिकायत लिखने का रहता था। आचार्य कृपलानी भी इनमें शामिल हुए बिना नहीं रह सकते थे। वे खुद तो सिंधी थे, पर बिहारियों से ज़्यादा भी बिहारी थे बन गए थे। ऐसे बहुत कम सेवक मैंने देखे हैं जो जिस प्रांत में जाते हैं उसमें मिलकर एक हो जाते हैं, और वे किसी अलग प्रांत के ऐसा किसी को समझने नहीं देते। इनमें आचार्य कृपलानी एक थे। उनका काम द्वारपाल का था। दर्शनार्थी लोगों से मेरा बचाव करने के लिए उनके जीवन का इति कर्तव्य है, ऐसा उस समय उन्होंने मान लिया था। वो इस काम में लगे हुए थे। वे किसी को हंसी मजाक से तो किसी को अहिंसक धमकी से मेरे पास आने से रोकते थे। रात होते ही शिक्षक बन जाते थे और साथियों को हंसाते थे, और जो डरपोक होते थे उन्हें शौर्य बल देते थे। मौलाना मजरुल हक, इन्होंने मेरे मददगार होने का अधिकार रखा था। वे भी महीने में 1-2 बार आ जाते थे। उस समय का उनका ठाट बाट और आज की सादगी में जमीन आसमान का अंतर है। और हमारे पास आते ही वे हम में समा जाते थे, और बाहरी लोगों को उनकी अमीरी के ठाट के कारण ऐसा लगता था कि वो अलग हैं। जैसे जैसे मुझे अनुभव मिला, तब मुझे लगने लगा कि यदि चंपारण में ठीक से काम करना है तो शिक्षा का प्रसार गांव-गांव में होना जरूरी था। वहाँ के लोगों का अज्ञान चिंताजनक था। लड़के आवारा घूमते रहते थे, अथवा 2-3 पैसे मजदूरी के लिए माँ बाप उन्हें दिन भर नील के खेतों में लगा देते थे। उस समय आदमियों की मजदूरी 10 पैसे, स्त्रियों के 6 पैसे और लड़कों को 3 पैसे मिलते थे। 4 आने वाला मजदूर, जिसको 4 आने मिलते थे, उसे बहुत भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से विचार करके 6 गांवों में बच्चों के लिए पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। ऐसा नियम बनाया कि हर गांव के नेता ने शिक्षक को घर और भोजन और देना, और बाकी का खर्च हमने देने का निश्चित किया। यहाँ पैसा नहीं था, पर धन धान्य बहुत था, इसलिए लोग तैयार हो गए, और इसलिए लोग धन धान्य दान करने के लिए तैयार हो गए। अब शिक्षक कहाँ से लाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। बिहार में तुटपुंजा पगार अथवा कम पगार लेकर अथवा मुफ्त में काम करने वाले शिक्षक मिलने कठिन थे। मेरा ऐसा विचार था कि सामान्य शिक्षक के हाथ में बच्चों को नहीं देना था। मैं ऐसा मानता था कि शिक्षकों के किताबी ज्ञान कम हो, पर उनका चरित्र बल अधिक हो, ऐसा शिक्षक चाहिए था। उस काम के लिए विज्ञापन देकर स्वयंसेवक बुलाए। उस पर देशपांडे जी ने बाबा साहेब सोमन और पुंडलिक जी को भेजा। बम्बई से अवंतिका बाई, दक्षिण से आनंदी बाई वैशंपायन आए। मैंने मेरे छोटे लड़के देवदास, छोटे लाल और सुरेंद्र नाथ को बुला लिया। इसी समय महादेव देसाई और नरहरि पारिक मुझसे मिल गए थे। इन दोनों की पत्नियां दुर्गा बहन और मणि बहन भी आई थी, और कस्तूरबा को भी बुला लिया था। इतने शिक्षक और शिक्षिकाएं बहुत थी।
इनमें आनंदी भाई और अवंतिका भाई सुशिक्षित थी, पर मनीबेन और दुर्गाबेन को थोड़ा सा गुजराती का ज्ञान था और कस्तूरबा को तो बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने हिंदी बालकों को कैसे सिखाना, ये भी एक प्रश्न था। स्त्रियों को हर प्रकार से समझाया कि उन्हें बालकों को व्याकरण नहीं सिखाना था, पर रोज़मर्रा का शिष्टाचार सिखाना था। मैंने उनको यह भी समझा दिया कि हिंदी, गुजराती और मराठी में बहुत अंतर नहीं है, और पहली क्लास में तो आंकड़े सिखाने थे, अतः कोई दिक्कत नहीं थी। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि स्त्रियों की क्लास अच्छी तरह चली, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और इसी के साथ काम के प्रति रुचि भी बढ़ी। अवंतिका बाई का स्कूल आदर्श बना। उन्होंने इसमें अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उनके कार्यकुशलता की भी बहुत तारीफ होती थी। इन बहनों के माध्यम से गांव की महिलाओं से भी हमारा संपर्क हुआ, लेकिन मुझे शिक्षा पर ही ठहरना नहीं था। गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई थी और प्रौढ़ों को भी इसकी शिक्षा देना जरूरी था। चंपारण के लोग बीमारियों से ग्रस्त दिखाई देते थे, इसलिए संभव हो उतना ग्राम सुधार का काम और जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। इस काम के लिए एक डॉक्टर की मदद जरूरी थी। उसके लिए गोखले जी के समाज से डॉक्टर देव को बुलाया। उनकी मेरी अच्छी मित्रता थी। 6 महीने तक उनकी सेवा मिली। शिक्षक और शिक्षिकाओं को डॉक्टर देव की देखरेख में काम करना था। सबको समझा दिया था कि किसी ने भी खेत मालिकों के विरुद्ध शिकायत के मामलों में दखल नहीं देनी थी और ऐसे विषयों को मेरे पास भेज देना था। किसी ने भी अपने कार्य क्षेत्र से एक कदम भी बाहर नहीं जाना था। चंपारण में इन साथियों के द्वारा किया गया नियम पालन अद्भुत था। मुझे एक भी प्रसंग याद नहीं आता जब किसी ने दिए हुए निर्देशों का उल्लंघन किया हो। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।